हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। आज से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गुडविल को वैल्यूएशन करने का जो मेथड था उसको हमने तीन भाग में बांटा था: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड था और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड था। तो आज की क्लास में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। अब देखो, अगर लगता है कि आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है ना हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, हर साल सेम ही रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, स्टेबल आपका प्रॉफिट है, तो उस केस में आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे कि आप एक अनुमान लगाओगे, यानी 2 साल 3 साल आपका गुडविल जो है, कितने साल आपका गुडविल चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका गुडविल का, हर एक गुडविल का यूजफुल लाइफ होता है। ठीक है, कि अगर आपका जो गुडविल है वो कितने साल तक चलेगा, ये एक एस्टिमेट लगाना होता है कि अगर हमारा जो कस्टमर है, हमारे जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो इस बिजनेस में कितने साल तक रहेगी, अगर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस चलता है तो वो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ चलो 3 साल 4 साल 5 साल की यूजफुल लाइफ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी अगर हमसे कोई गुडविल खरीदेगा, हमारा कोई धंधा खरीदेगा, तो उसको इस गुडविल का फायदा कितने साल तक मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। और दूसरा होता है कि हम क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट है, हम एक एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल का हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट हमेशा जो निकलेगा वो आपको पिछले 3 4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस एवरेज प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका गुडविल आ जाएगा। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आपको गुडविल निकालने के लिए बोला जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। इसको बोलते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। और देखो, नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, या जिसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एफएमपी। कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, फॉर ईच ईयर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। वैसे मैं अभी बता दूं आपको कि जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करोगे तो हमेशा आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, आपको हमेशा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दोनों वर्ड सेम ही है। ये क्या होता है सर? अब ये ऐसा प्रॉफिट होता है कि आप इस प्रॉफिट के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट आप आगे आने वाले सालों में भी कमाओगे वैसा प्रॉफिट लेना है। अब मान के चलो, जैसे कि अभी 2022 खत्म हुआ है, 2022, अब उस साल हमें एक ऐसा प्रॉफिट आया, मान के चलो कोई इंश्योरेंस का क्लेम आ गया जो बार बार नहीं आता है। ठीक है, वो इंश्योरेंस हमने कराया थे, उसका क्लेम आया हमारे पास 2022 में, पर ये आने वाले सालों में नहीं आएगा, तो वो उस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानेंगे, उस इंश्योरेंस क्लेम को बाहर कर देंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं कि क्या हुआ कि पिछले साल क्या हुआ, आग लग गया, फायर की वजह से हमारा अच्छा खासा डैमेज हो गया, 2 लाख रुपए का डैमेज हो गया। अब सोचो, लॉस बाय फायर, तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आग हर साल लगता है, अब पिछला साल गलती से लग गया, ठीक है, तो उस लॉस को, उस एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देंगे। यानी प्रॉफिट ऑलरेडी, लॉस की वजह से प्रॉफिट हमारा घटा हुआ है तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ये हम कैलकुलेशन आगे सीखने वाले हैं। ठीक है,
यानी हमें क्या करना है, अपने बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट देखना है कि ऐसा प्रॉफिट जो हम आने वाले सालों में हम उस प्रॉफिट को कमाने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी होने वाला है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, जैसे ही आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, आपका जितना भी साल का डेटा रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आप निकाल लिया, तो फिर उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर 3 साल का नॉर्मल प्रॉफिट है तो तीनों साल के नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ोगे और डिवाइड करोगे 3 से, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी आपका जो स्टेप 2 होगा, आपका जो स्टेप 2 होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना, फाइंड करना एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड करना एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जो होता है बहुत सिंपल, आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ली, ठीक है, तो आप उसका टोटल कर लो, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या जैसा मैंने बोला इसी को नॉर्मल प्रॉफिट को हम बोलेंगे एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का टोटल डिवाइड कर दो, जितने साल का वो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर से, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा बन गया सर एवरेज प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दी। ठीक है, अब जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग स्टेप 3 यूज करेंगे गुडविल का, हम गुडविल फाइनली जाके कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 हो जाएगा कैलकुलेट कर लो, तो गुडविल, कैलकुलेट कर लो गुडविल। अब देखो गुडविल हमारा कैसे निकलेगा, तो सर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल ली, तो गुडविल होगा आपका एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल ली, और उस अगर आप उस गुडविल को बेचते तो वो गुडविल कितने साल तक चलता। अब देखो हर एक गुडविल की अपनी एक लाइफ होती है, मान के चलो आप हम बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे कस्टमर लॉयल हैं, बट अगर वो धंधा उस तरह से नहीं चला तो वो लॉयल्टी कितने साल तक रहेगी, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, चलो अब गुडविल, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में थोड़ा सा आप साथ में मेरे साथ आप लिखते चलो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में आपको हो सकता है 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस, number of year purchase means the number of years, the number of years, the number of years for which the firm, for which the firm is likely to, the firm is likely to earn same amount of profits, same amounts of profits after change of ownership, after change of ownership, because of the efforts, because of the efforts put in past। अब देखो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, थोड़ा सा टाइट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश समझना होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज,
नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी उतने साल तक जितने साल तक कि फर्म सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएगी ऑनरशिप बदलने के बाद, बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन पास्ट, यानी पास्ट में जो ऑनर एफर्ट दिया था उस एफर्ट को यूज करके कितने साल तक प्रॉफिट कमा रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना बिजनेस आपको बेचा, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस आपको बेचा, आप बदले में आपने पेमेंट करी होगी, आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई हमारे नेट एसेट से जो कि गुडविल होगा। अब वो बोल रहे हो कि उस जो वो जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी, मान के चलो आपने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करी, ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर आपके एफर्ट के वजह से हम कितने साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आप कमा रहे थे वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम कितने साल तक कमाएंगे, वही हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। इसका मतलब हम जो आपको गुडविल जो 5 लाख की पेमेंट कर रहे हैं उस, मान के चलो आप सोच रहे हो कि हम आप ही के एफर्ट, मेरे एफर्ट के वजह से आप 5 साल तक सेम प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट किया था, मेरे गुडविल की वजह से आप 5 साल तक प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये जो 5 साल है नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाएगा, यानी आपने गुडविल खरीदी है, उस गुडविल का यूजफुल लाइफ 5 साल है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाल लेंगे। अब वैसे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, आपको बस उस नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। बट एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि अभी हम लोग सीखने वाले हैं। चलो अब हम लोग सीखते हैं कैसे नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसका मैं फॉर्मेट आपके सामने में बनाता हूं, ठीक है, चलो आप लोग भी फटाफट मेरे साथ ही आप लोग भी फॉर्मेट बनाते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालोगे एक कॉलम, एक रो, उसके बाद अब यहां पे आपको देखना है कि कितने साल का आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये आपको दिया रहेगा कि आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट या एफएमपी निकालना है। तो अगर 2 साल का रहेगा तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है, 3 साल का रहेगा तो 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि चलो 3 साल का आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो 3 साल का डेटा दिया हुआ है, इसीलिए आप 3 कॉलम बना रहे हो 3 साल का, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं, इसको बोलता हूं ईयर 1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ईयर 1, इसको बोलेंगे ईयर 2, इसको बोलेंगे ईयर 3। 3 साल का डेटा दिया हुआ है अमाउंट और रुपीज का, ठीक है, अमाउंट रुपीज। उसी तरह से यहां भी हो जाएगा अमाउंट और रुपीज। अगर सर 2 साल का दिया रहेगा तो 2 कॉलम बनाने हैं, 5 साल का दिया रहेगा तो 5 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, यहां पे आप लिख लो पर्टिकुलर्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट देखना है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इतने 3 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इतने 3 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर, साल का जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो आप नेट प्रॉफिट लिख लोगे, ठीक है। सर हम नेट प्रॉफिट लिख लिए, उसके बाद आपको जो भी ऐड लेस करना है वो करेंगे। इसको समझना होगा ऐड लेस में क्या बोल रहा हूं। अब देखो, कोई ऐसा आपका लॉस है, कोई ऐसा एक्सपेंसेज है जो फ्यूचर में नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अभी समझ जाओगे तो पूरा लाइफ टाइम ये बात समझ में आएगी। कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसा लॉस जो इस साल तो हो गया, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में तो हो गया है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं होगा, तो उसको हटा देना है आपको अपने प्रॉफिट में से। जैसे कि ऐड क्या सब करोगे, एक तो हो गया अगर आपके सामने में कोई एबनॉर्मल लॉस आता है, एक कोई एबनॉर्मल लॉस आता है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज अगर आता है, और वो ये अबनॉर्मल लॉस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज जो है आपके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, आपके प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, आपके प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड है इन प्रॉफिट, ठीक है।
तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज क्या होता है, तो ऐसा खर्चा जो अभी तो हो गया लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, आप इसको बोल सकते हो एबनॉर्मल लॉस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज को आप इस तरह से बोलते हो ऐसा खर्चा जो नॉट मेड इन फ्यूचर, ऐसा खर्चा जो ऐसा एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है। इस तरह से मैं आपको हिंदी में लिखा देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसा एक्सपेंसेस और लॉसेज, ऐसा एक्सपेंसेस और लॉसेज जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, ठीक है। इस साल तो हो गया लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा एक्सपेंसेस या लॉसेस जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है, आप इसे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, आप इसे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब सर एक तो एग्जांपल भी दिखा दो, जैसे कि मान के चलो आग लग गया, कोई आग लग गया, अब बताओ क्या फ्यूचर में भी आग लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि हर साल आग लग जाता है, किसी घटना घटित होने की वजह से किसी साल आग लग गया, किसी साल मान के चलो चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है। या मान के चलो हमने क्या किया, कोई एसेट को बेच दिया, हम कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचे, तो क्या हम फिक्स्ड एसेट्स को बार बार बेचते हैं क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमारे पास कोई पुराना संपत्ति था हमने उसको बेच दिया, तो ये सब जो है एबनॉर्मल नेचर का होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कभी मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक की, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब जरा सोचो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, हमने उसको ज्यादा पर लिख लिया, ठीक है, तो ज्यादा पर लिख लिया, यानी ओपनिंग स्टॉक हमेशा खर्चे की तरह काम करता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होंगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी डेबिट साइड जनरली खर्चा को इंडिकेट करता है, और अगर खर्चा आपने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस ऐड बैक करना पड़ता है, इसीलिए हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड बैक करते हैं। उसी तरह से उल्टा हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड रहता है, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में रहता है। अगर उसे कम दिखाए हैं, यानी हम अगर इनकम को कम दिखाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा और आपको सोचने की जरूरत होगी, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैसे मैं फिर से समझा देता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। ये क्या होता है सर, देखो ओपनिंग स्टॉक कहां पे रहता है, तो तुम क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होंगे और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में तुमको ओपनिंग स्टॉक दिखता है, ठीक है। अब तुमने ओवर वैल्यू कर दिया, यानी 10,000 का ओपनिंग स्टॉक तुमने 12,000 में दिखा दिया, यानी डेबिट साइड तो खर्चा को रिप्रेजेंट करता है। जब ट्रेडिंग पीएल बनाते हो तो क्या करते हो, इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हो और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाते हो। तुम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखा रहे हो, 10,000 के बदले में तुमने 12,000 दिखा दिया, इसका मतलब प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया है, कम हो गया है। तो प्रॉफिट को तो ठीक करना है, हम नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि सेम प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी कमाएंगे। तो वो जो तुमने 12,000 ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया जो कि 10,000 दिखाना था, तो 2,000 का जो तुमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, इसकी वजह से तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा को कम करो। खर्चा को कम करोगे तो तुमको प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम साइड में रहता है, क्रेडिट साइड में रहता है। तुमने कम दिखा रहा है, इनकम को कम दिखा रहा है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम में जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। आगे चल के देखोगे उल्टा होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक को तुमने अंडर वैल्यू करके रखा है, यानी तुमने खर्चे को कम करके रखा है, तो तुमको माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक को तुमने ओवर वैल्यूएशन, यानी इनकम तुमने ज्यादा दिखा रखा है, तो इनकम को कम करोगे माइनस करके, वो हम आगे लिखेंगे। अभी फिलहाल ये सब समझ में आ गया। चलो तो ऐड जो भी होगा हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जो भी आइटम है आइटम वाइज हम ऐड करते चलेंगे, ठीक है। चलो अब एक ऐसा भी आइटम हो सकता है जो एक्सपेक्टेड इनकम हो, ठीक है। पहला तो मैंने एबनॉर्मल लॉस बोल दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा बोलता हूं, दूसरा क्या होगा, कोई एक्सपेक्टेड इनकम है, ऐसा है जो इनकम फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, बट अभी इस 1-2 साल नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में कभी इनकम हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एक्सपेक्टेड इनकम है और उसको अगर तुमने कंसीडर नहीं किया है तो तुमको जोड़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड इनकम को जो नॉट कंसीडर्ड है उसको तुम जोड़ोगे, नॉट कंसीडर्ड है तो उसको भी तुम क्या करोगे, जोड़ दोगे,
ठीक है, अभी हमारा एडिशन चल रहा है, ये सब ऐड के अंदर ये सब 1 और सेकंड पॉइंट आया। ठीक है, अब बात कर लेते थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो मैं बताता हूं आपको, अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, देखो आप क्लास 11th की पढ़ाई किए होंगे, आपको पता होगा कि पीएल साइड में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो तो हमारा एसेट होता है सर, उसको तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेंट घोचू गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो खर्चा उसने बढ़ा दिया, जबकि वो तो एसेट था। तो तुम्हारा काम है उसको ठीक करना, नॉर्मल प्रॉफिट की ओर ले जाना। तो जो खर्चा था ही नहीं, जो एसेट था उसको उसने खर्चा दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया होगा। तो हमें प्रॉफिट को तो ठीक करना है, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझो कि हमने क्या गलती करी या फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा। अगर कम हो गया है तो उसको ऊपर करो, ज्यादा हो गया तो उसको नीचे करो, इसके हिसाब से समझना होगा। आप देखो क्वेश्चन में छोटा सा कोई एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया है, इतना सारा आपको नहीं रहेगा क्वेश्चन में, बट आपको समझने के लिए सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है, तब आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 बातें बोली। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको जोड़ो, कोई ऐसा इनकम जो फ्यूचर में होने वाला है बट हमने अभी कंसीडर नहीं किया है तो उसको भी जोड़ दो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया तो उसको भी तुम क्या करो, जोड़ दो। तो ये सब था जोड़ने का कहानी। अब क्या करेंगे सर, अब हम माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से हम लेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं जिससे कि अच्छे से इसका, फिर से इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये लो इसको इस तरह से। चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग ऐड तो हमने कर लिया, अब हम लोग करने वाले हैं लेस। किसको किसको घटाएंगे, तो ये देखो सबसे पहले हम लोग लेस करने वाले हैं, सबसे पहले लेस करेंगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होता था तो उसको हम जोड़ देते थे, अगर कोई गेन होगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन अगर होता है या फिर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है जो हमारे प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड है, प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा, ये कैसे हो सकता है सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एग्जांपल दे दो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम किसी एसेट को बेचने से गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई अस्थाई संपत्ति बेची और उसके वजह से हमें कुछ गेन हुआ है। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूएशन, ओवर, इसको ठीक करो, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया हूं कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ज्यादा हो रखा है, यानी इनकम ज्यादा हो रखा है तो उसको कम करो, और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, तो अंडर वैल्यूएशन हो रहा है तो फिर आप क्या करो, ओपनिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू यानी खर्चा आपने कम दिखाया है तो आप और खर्चा दिखाओगे तो उसको माइनस करो। तो यहाँ पे आप जो भी करोगे माइनस, उसको ब्रैकेट में रख लो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, इन सबको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं दूसरा, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर ली, अब बात करते हैं कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा।
सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकता है? तो देखो नॉन ऑपरेटिंग होता है, जैसे एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो डिविडेंड रिसीव। अगर आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया, हर साल तो आपको डिविडेंड मिलता नहीं है, अगर हर साल नहीं मिलता है तो फिर डिविडेंड रिसीव को आपको हटाना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। आपका इनकम है प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। कोई इंटरेस्ट आपने रिसीव कर लिया, ऐसा इनकम जो बार बार नहीं आ रहा है, इसको नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, इसको आप नॉन रिकरिंग इनकम भी बोल सकते हो। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या होगा? अगर कोई ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन आपने उसको इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, तीसरा मैं बोल रहा हूं नॉर्मल एक्सपेंसेस। एक मिनट, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस देखो ऐसा कोई खर्चा है जो होने वाला है फ्यूचर में बट आपने पास्ट ईयर में कंसीडर नहीं किया है, नॉट कंसीडर्ड। अगर आपने उसे कंसीडर नहीं किया है तो फिर आप उस खर्चे को कंसीडर कर लो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय, जिससे कि आप फ्यूचर के प्रॉफिट को आप मेंटेन कर पाओगे। चौथा आता है पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन को आप पीएनएल में तो नहीं दिखाते हो, आपको पता होगा उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो फिर पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन अगर आपने नहीं दिखाया है तो फिर उसको भी आप क्या करोगे, माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद ये नॉन रिकरिंग इनकम मैंने यहां पे लिखा दिया बट यहां पे मैं अलग से लिखा देता हूं नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब हुआ ऐसा इनकम जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट इज इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा इनकम जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल अगर सर बोलो तो लॉटरी इनकम, लॉटरी का इनकम बार बार तो नहीं होगा, लॉटरी का इनकम। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो आपने प्लस माइनस करके जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, आपने नेट प्रॉफिट में जोड़ा घटाया, जो भी फाइनल रिजल्ट आया यही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट और एफएमपी। इसी को क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट और एफएमपी। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड आप समझा दिए हो, इतना लंबा चौड़ा बता दिए हो। मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करा देता और जो भी एक दो पॉइंट था उसको कवर कर देता, लेकिन अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं मिस होना चाहिए। अगर 1 मार्क्स का भी एग्जाम में आपसे छूट जाएगा तो फिर मुझे गिल्ट फील होगा कि मैंने बच्चे को वो चीज नहीं पढ़ाया। मेरा टारगेट होता है मैं आपको 100% सिलेबस कवर करूं और 1 मार्क्स का भी ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे। उसके बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से इसको बना लोगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। दो ही चीज है, आपको नेट प्रॉफिट लेना है और उसके बाद क्या करना है, ऐसा कोई आइटम जिसके वजह से आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कम है तो आपको ऐड कर देना है। कोई ऐसा आइटम जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है लेकिन उसको कम करना है तो फिर आपको लेस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोच समझ के आपको अच्छे से इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मैं होमवर्क दे दूंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन की खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को करके आना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 1 कहां से है सर, तो क्वेश्चन 1 है आपका एसके सिंह के बुक से, आपका गुडविल का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके सामने इस तरह से, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। अब देखो आपको 4 साल का परचेज दिया हुआ है, 4 साल का क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। ठीक है, वो भी ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। आपको 2 जगह ईयर मिलेंगे, एक तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, तो सर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4 साल का, क्योंकि गुडविल आपका 4 साल चलने वाला है। उसके बाद बोला द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर एज फॉलो, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 60,000। तो सर इसमें तो बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है केवल आपको प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब बाकी सब कुछ सही है। अगर कुछ ऐसा एबनॉर्मल रहता तो वो तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये जो 5 साल का जो प्रॉफिट है, यही हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है।
यही हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, जिसको हम एफएमपी के नाम से, अभी जो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए, आप देखो इतना जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए, आपको प्रॉफिट दिया है, इसके बाद नीचे का कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का डिटेल दिया ही नहीं है, तो फिर आप ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट का लाएगा, क्योंकि हमें कुछ ऐड लेस करना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो सीधा सा प्रॉफिट हमें दे दिया है 5 साल का, तो यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है टोटल। अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है, मेरे साथ आप करो। सबसे पहले आप लिखो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आपका निकाल के दिया हुआ है। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको टोटल एफएमपी भी बोल सकते हो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, तो सर 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 60,000। तो टोटल मिला के कैलकुलेशन कर लो, जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। सर 50 40 90 90 60 150 150 50 200 260, यानी टोटल सर हो रहा है 2,60,000। टोटल कितना हो रहा है, 2,60,000। तो ये हमारा क्या निकल गया सर, ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकला। उसके ये तो हमने फर्स्ट स्टेप किया। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जो यानी कितने साल का आपका नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप जरा देखो बच्चों, 5 साल का आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो 2,60,000 को डिवाइड करोगे 5 ईयर से, तो 2,60,000 को सर डिवाइड किए 5 ईयर से, तो हमारा आ रहा है सर 52,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के कितना आया, 52,000। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा सर, थर्ड स्टेप में फटाफट गुडविल निकाल लो। गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है सर, एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया सेकंड स्टेप में 52,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर 4 साल हमको क्वेश्चन में दे के रखा था, तो 52,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा सर, 52,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2,08,000, यही हमारा गुडविल होगा। तो देखो बहुत सिंपल था, आपने गुडविल निकाल लिया 2,08,000 का। तो देखो कितना आसान था क्वेश्चन, बट यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दिया रहता, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मेट बना के आप एफएमपी निकाल लेते, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते, फिर गुडविल निकालते। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो, अब मैं आपको आज की क्लास के लिए मैं बस इतना ही, आपको सारा एवरेज प्रॉफिट मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, बट जब आप खुद से करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने सारा क्वेश्चन सही किया है। बस आप क्लास देख लोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो खुद से करोगे ना क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, उसमें डिफरेंस होता है। अब मैं जो करा रहा हूं, ठीक है, वो बाद में करना है, पहले खुद से कर लेना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये होमवर्क करके लाओगे, और जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना कि सर हमने होमवर्क करी थी और आपने जो बनाया सारा का सारा मेरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत था, वो भी आप जरूर कमेंट्स करके बता देना। अब हम लोग आते हैं क्विज के ऊपर। देखो बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ क्विज बनाने में। मैं अलग अलग, जो देखो आपके बुक में जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो आप लोग करोगे ही, मैं आपको कराऊंगा ही। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, हम लोग सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन और पिछले 10-15 साल में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, कहीं से भी है, सारा का सारा एमसीक्यू करेंगे। बट अभी मैं आपको क्विज देता हूं कि आपने जो क्लास करी है उसके बेसिस पे थोड़ा सा अपना माइंड को अप्लाई करो और देखो कि आप कितना सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगा, मैं जो भी क्विज देता हूं उसका आंसर भी डिस्क्लोज कर दिया करूंगा कि आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। तो चलो, मैं आपको 4 क्विज दे रहा हूं, चारों का आंसर फटाफट एक बार क्लास का खत्म करके कमेंट्स करके बताना कि आपने इन सारे जो क्विज है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।